प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बीए तृतीय वर्ष के महान दार्शनिक अरस्तु के शिक्षा पर जो विचार उन्होंने दिए हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत में क्या कहा है ये जानने का प्रयत्न करेंगे। यह भी बड़ा उपयोगी टॉपिक है। राजनीति विज्ञान का जो जनक है अरस्तु, उन्होंने जिन सिद्धांतों को प्रमुखता से देखा है, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, शिक्षा सिद्धांत, उसका न्याय सिद्धांत, दासता पर विचार, क्रांति पर विचार, इनके बारे में हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। पहले जब हम विचार कर चुके हैं, अरस्तु का जो संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है उस पर हमने प्रकाश डाल लिया है, और आज हमें अरस्तु का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं कि अरस्तु ने अपने शिक्षा के दर्शन में किस प्रकार से शिक्षा के जो विचार हैं उन विचारों को हम तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो अरस्तु ने क्या लिखा है कि शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन जीना असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की प्रथम शर्त है। शिक्षा के बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखमय नहीं हो सकता, और यह सदाचार की प्राप्ति का साधन है। सदाचार जो है वो भी इसी से प्राप्त होता है। व्यक्ति का जो अच्छा आचरण है सदाचार की प्राप्ति का यह साधन है। प्राचीन काल से ही, चाहे वो भारतीय चिंतन है और चाहे पाश्चात्य चिंतन, शिक्षा को एक बहुत बड़े साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन्हें प्रवृत्तियों को, जो बुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन्हें बुरी प्रवृत्तियों को किस प्रकार से समित किया जा सकता है, उनको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उन्हें किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वह उसमें जो जितने भी दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता है। शिक्षा ही वह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से और व्यक्ति अपनी उन अंतर्निहित जो बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को वह समाप्त कर पाता है। तो अरस्तु ने लिखा है शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जो जीवन है वो असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की प्रथम शर्त है, और इसी के माध्यम से सदाचार की प्राप्ति का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, ये सिद्धांत अरस्तु ने किस कारण से दिया, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? भारतीय दर्शन में विद्वानों ने जैसे स्वीकार किया है कि राजकुल बिना शिक्षा के समाप्त हो जाते हैं जिन्हें उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। वो ठीक उसी प्रकार से समाप्त हो जाते हैं जिस प्रकार से घून या दीमक लगी हुई लकड़ी शीघ्र समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, किसी प्रकार का संविधान हो, चाहे वो राजतंत्र है, चाहे वो निरंकुश तंत्र है, चाहे वो लोकतंत्र है, जो व्यक्ति जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी, तो शासन का जो कार्य है बिना शिक्षा के वह संभव नहीं हो पाता है। उचित शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो राज्य का जो मूल सिद्धांत है उसका परिवर्तन के लिए भी ज़रूरी है। राज्य का जो मूल सिद्धांत है, राज्य ये चाहता है कि उसके यहाँ पर योग्य नागरिक हों। राज्य में यदि योग्य नागरिक होंगे, अच्छी शिक्षा यदि उन्होंने ग्रहण की होगी, तो उनमें सभी वो प्रकृति प्रदत्त जो गुण हैं, उन गुणों, जो अच्छे गुण हैं, उन गुणों को वो निखार सकता है, उन गुणों को वो परिमार्जित कर सकता है। तो शिक्षा सिद्धांत में अरस्तु ने जो उद्देश्य बताए हैं, तो मैंने ये देखा था कि प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है व्यक्ति को सद्गुणों की जो प्राप्ति है, जिससे वह स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। किंतु अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का एक ऐसे ढंग से प्रशिक्षण करना है जिसमें उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। तो नागरिकों का निर्माण, जो श्रेष्ठ नागरिक हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हो सकता है? श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना उसका उद्देश्य रहा है। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। श्रेष्ठ नागरिकों का जो निर्माण है
वह अरस्तु अपने इस शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से पूरा करना चाहता है। व्यक्ति के चरित्र का नैतिक निर्माण करके उसके राज्य का आज्ञा पालन एवं उपयोगी सदस्य बनाना चाहता है। तो प्लेटो जहाँ पर राज्य के संरक्षकों और सैनिकों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देता है, वहाँ अरस्तु ने सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि उसकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य उन्हें उत्तम नागरिक बनाना है ताकि वे उत्तम मनुष्य बन सकें। सिनक्लेयर जैसे विद्वान लिखते हैं, सामान्य रूप से अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण रूप से एक ऐसे अच्छे मानव का निर्माण करना है जो कार्य कुशल, गुण संपन्न, विनम्र, उदार, सहृदय, साहसी, न्यायप्रिय और आत्म संयमी हो। शिक्षा का जो उद्देश्य है अरस्तु के अनुसार, उसमें नागरिक के जितने भी गुण आ गए, उन नागरिकों के गुणों को, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कार्य कुशल बन सके, वो गुण संपन्न हो सके, विनम्र बन सके, उसमें उदारता की भावना हो, वो सहृदय हो, वो साहसी हो। तो इन सब में से जिस चरित्र का निर्माण होगा, जिस व्यक्ति का निर्माण होगा, वो निसंदेह है उत्तम व्यक्ति होंगे। तो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण अरस्तु की जो शिक्षा का जो बिंदु है, शिक्षा सिद्धांत देने का जो उसका उद्देश्य है, वो प्राय यही रहा है। तो ये वास्तव में क्या है, अब जैसे हमें कहें अरस्तु, अगला बिंदु अरस्तु के अनुसार शिक्षा के कार्य क्या है। शिक्षा के कार्य, शिक्षा किन कार्यों को संपादित करती है, तो सद्जीवन की प्राप्ति में क्या हो गई, सहायक हो गई। पहला कार्य तो क्या हो गया, सद्जीवन, सद्जीवन की प्राप्ति में सहायक, प्राप्ति में सहायक। नागरिकों का जो अच्छा जीवन है वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, तो उसकी प्राप्ति में यह विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है। मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति इससे होती है। किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है व्यक्ति ने, तो मनुष्य की जो चिंतनात्मक, क्रियात्मक और परिचर्यात्मक जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में जैसे हम कहें विवेक है, नैतिकता है, आत्म संयम है, इन तीनों में एक जो अविच्छिन्न संबंध है, और तीनों की क्रियाओं के बीच जो समन्वय होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का जो कार्य है वे व्यक्ति को एक प्रकार से पूर्ण बनाना है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है, विवेक इसके माध्यम से जागृत होता है। ठीक इसी प्रकार से आगे अच्छे नागरिकों का निर्माण, अच्छे नागरिकों का निर्माण, अच्छे नागरिकों का निर्माण। अरस्तु ने नागरिकों को शिक्षा का जो दायित्व दिया है, शिक्षा ग्रहण करने की जो बात कही है, उससे अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा, ये अरस्तु मानता है। अच्छे नागरिकों की शिक्षा के द्वारा जो वासनात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, उन वासनात्मक प्रवृत्तियों को एक प्रकार से समाप्त करना है, बुरी आदतें उनका परित्याग करना है, अच्छे नागरिक का निर्माण करना उसका उद्देश्य रहा है। राज्य की मूल सिद्धांत का परिवर्तन, राज्य की मूल सिद्धांत का परिवर्तन। राज्य का जो मूल सिद्धांत है, राज्य व्यक्तियों के लिए अच्छा करता है। राज्य जो भी कानून बनता है, जो भी विचारधारा राज्य की तरफ से आती है, वो बड़ी उपयोगी होती है। राज्य का मूल सिद्धांत जब यही है, तो ये उसमें संपूर्ण अच्छाई व्याप्त होगी। नागरिकों में शिक्षा के माध्यम से मूल सिद्धांत का परिवर्तन, राज्य का जो मूल सिद्धांत है नागरिकों के लिए है, तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य के लिए अपने कार्यों का संपादन करें। और सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास भी इसी के माध्यम से होता है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास।
दया है, परोपकार है, संपूर्ण मानवता की बात है। तो ये जो गुण है व्यक्ति कहाँ से ग्रहण करता है? सामाजिक सहयोग है, सामंजस्य है, सहिष्णुता है, ये व्यक्ति और शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य है, अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वीकार किया, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। उसमें उन्हें माना कि सद्जीवन की प्राप्ति में सहायक है शिक्षा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है, राज्य के मूल सिद्धांत का परिवर्तन इसके द्वारा होता है और इसके माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब हम जानते हैं कि अरस्तु की शिक्षा योजना क्या थी। अरस्तु की शिक्षा योजना, अरस्तु की शिक्षा योजना। अरस्तु ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था बताई है उसमें शिक्षा के 3 सोपान उसने माने हैं। शिक्षा के 3 सोपान। 3 सोपानों में पहला जो सोपान उसने माना है वो है पालने से लेकर के, जन्म से लेकर के पालने से लेकर के और 7 वर्ष तक। दूसरा उसने सोपान माना है 7 वर्ष से 14 वर्ष तक। और तीसरा उसने माना है 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। जन्म से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक और 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। 3 उसने 3 भागों में से बांटा। 3 सप्तवर्षीय योजनाओं में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो शिक्षा का जो प्रथम सोपान है उसके बारे में चर्चा करें। इस अवस्था में मैंने बताया भी आपको, पालने से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था। इसमें यह शिक्षा घर पर ही माता पिता की देख रेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस प्रथम सोपान में अरस्तु ने 3 भागों में विभक्त किया है। शैशवावस्था, 5 वर्ष की आयु तक की शिक्षा और 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तो पहला तो क्या है, जन्म से 7 वर्ष वाले में देखते हैं। पहला उसने माना शैशवावस्था। दूसरी फिर उसने मानी ऐसे 5 वर्ष तक। शैशवावस्था से के बाद में जो दूसरा उसने माना है वो आगे बढ़ाते हुए 5 शैशवावस्था, फिर 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा, फिर 5 से 7 वर्ष तक, 5 वर्ष तक की, और फिर 5 से 7 वर्ष तक। जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक की जो उसकी आयु है, बच्चे की जो आयु है शिक्षा ग्रहण करने की, उसने जो पहला सोपान माना उसमें तो जन्म से लेकर के और 7 वर्ष तक पहला शैशवावस्था को मानता है, फिर दूसरा 5 वर्ष तक की अवस्था को मानता है और तीसरा 5 से 7 वर्ष तक की अवस्था को। तो इसने इसे 3 भागों में विभक्त कर दिया। शैशवावस्था के बारे में उसने लिखा है कि इसमें किस प्रकार की शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। तो इसमें बच्चों के लिए जो माता का दूध है वो बड़ा उपयोगी है। उन्हें अधिक दूध पिलाया जाना चाहिए। शराब का प्रयोग उनके लिए वर्जित किया है। शराब के सेवन से बच्चों का जो शरीर है वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, ऐसा अरस्तु ने लिखा है। और बच्चों को चलना डुलाना चाहिए, उनमें अधिक क्रियाएं करवानी चाहिए जिनसे उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। तो इसमें केवल उनके जो खाने पीने की जो उचित व्यवस्था है उसी पर उसने बल दिया है। शैशवावस्था में बच्चों के पालन पोषण, खुराक, स्वास्थ्य परीक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अवस्था में नवजात को अधिक से अधिक दूध पिलाना चाहिए और बच्चों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने के लिए वो चेष्टा की जानी चाहिए। तो कहीं बच्चे विकलांग न हो जाएं, ऐसा उसने लिखा है। बच्चों को इसके साथ साथ में उसने जो माना है वो क्या है कि बच्चों को जो ठंड है शैशवावस्था में,
अधिक से अधिक ठंड सहन करने की उनमें आदत का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बालक कष्ट सहिष्णु बन सकें। कष्ट सहिष्णु बालक तभी बनेंगे जब उन्हें अधिक से अधिक जो ठंड है वो उनके प्रति, ठंड के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जाए। उनको सहनशीलता का जो गुण है, संवेदनशीलता का जो गुण है, वो ठंड से ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना रहा है। फिर वह आगे 5 से शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बच्चों को 5 वर्ष तक की उम्र का वह काल शारीरिक विकास का काल मानता है। बच्चों को इसमें शारीरिक गठन की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया देना चाहिए। उस पर जो अध्ययन है, पढ़ाई का जो बोझ है, वो उन पर अधिक नहीं डालना है। और इसके साथ साथ ही अंगों का जो संचालन है वो ठीक से होना चाहिए। मनोरंजक के जो खेल हैं उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। 5 वर्ष तक की जो है उसमें मनोरंजक के जो खेल हैं, मनोरंजक खेल हैं, उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा है वो देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो उनके जो भावी जीवन है उन्हें कहानियों के माध्यम से खेल खेल में जो शिक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए और उन्हें इसके लिए तैयार करें। बच्चों को कुसंगति में, यहाँ पर वह एक बात और कहता है अरस्तु कि बच्चों को जो कुसंगति होती है उस कुसंगति से बचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। बचपन में, अरस्तु लिखता है, बचपन में पढ़े हुए संस्कारों का बहुत अधिक महत्व रहता है। बच्चे को जो कुसंगति है उस कुसंगति से उसे बचा के रखना चाहिए। तत्कालीन समय में यूनान में दास प्रथा भी थी, तो दासों की जो संगति है उससे बच्चों को दूर रखा जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया में जो 5 से 7 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए अरस्तु ने कहा है कि उनको ऐसे कार्यों को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए जिन्हें भविष्य में वो स्वयं करेंगे। अब उनको इस प्रकार का से कार्य के प्रति तत्पर किया जाए कि आपको भविष्य में क्या करना है, इस प्रकार का कार्य करना है। कालांतर में आपको जो कार्य करना है, भविष्य में जो कार्य करना है वो स्वयं कर पाएँ, इस प्रकार के कार्य उनके सामने रखे जाएँ, किए जाने चाहिए, जिससे वो उनसे प्रेरणा ले सकें। इस आयु के बच्चों में जो अभद्र और जो अश्लील भाषा होती है वो कम से कम वो सुने, अश्लील चित्र हैं उनको वो न देखें, उनसे दूर रहने की बात अरस्तु ने यहाँ पर मानी है। शासकों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं भी अश्लील और अशोभन कार्यों को अनुकृति करने वाली जो मूर्तियाँ या चित्र न हो, राज्य में इस प्रकार की कोई व्यवस्था न हो। तो शिक्षा के अधीक्षक को चाहिए कि वह देखे कि बच्चे जो अपना अवकाश का समय है वो किस में निकाल रहे हैं, जो छुट्टी का जो समय है उस समय का वो बच्चे किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, ये देखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से शिक्षा का दूसरा जो सोपान है 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का, इसमें उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था की है कि शारीरिक विकास के साथ साथ उन्हें कुछ पढ़ना और लिखना, 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए पढ़ना और लिखना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके मस्तिष्क पर ज़्यादा वजन न पड़े। साधारण सा उन्हें जो न्यूनतम मात्रा में, कम से कम मात्रा में पढ़ने लिखने का जो समय है वो दिया जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई। और इसमें साथ साथ में थोड़ी थोड़ी क्या चल सकती है, चित्रकला का भी प्रयोग किया जा सकता है। चित्रकला के माध्यम से उन्हें शिक्षा है वो प्रदान, चित्रों के माध्यम से शिक्षा है वो उन्हें ग्रहण करनी चाहिए। व्यायाम से इनमें साहस की भावना पैदा होती है, क्योंकि राज्य के नागरिक, उत्तम नागरिक चाहिए। साहस की भावना किस प्रकार से पैदा हो सकती है, बच्चों को साहसी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्यायाम। व्यायाम अधिक कठोर व्यायाम नहीं होना चाहिए। अधिक कठोर व्यायाम से अरस्तु ने क्या लिखा है, बच्चों का शरीर है वो विकृत हो जाता है, उनमें बुराई पैदा हो जाती है, उनका शरीर खराब होता है। तो अधिक कठोर व्यायाम के लिए वो निषिद्ध करता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, साधारण से जो खेल कूद होते हैं, खेल कूद है, उछल कूद है, इसको उसने सम्मिलित किया है। इतना बच्चों को करना चाहिए। और थोड़ा बहुत मुक्केबाजी हो सकती है, कुश्ती हो सकती है। तो कठोर व्यायाम का उन्होंने निषिद्ध किया है, हानि पहुंचा देगा बच्चों को। तो बच्चों को व्यायाम उतना ही कराया जाना चाहिए जिससे उनका शारीरिक विकास हो।
तो इस अवस्था में अरस्तु ने व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकला और थोड़ा बहुत जो व्यायाम है उसके अध्यापन की व्यवस्था उनके लिए की है। यही उनका अध्यापन है। तीसरा जो चरण है उसमें शिक्षा का तीसरा सोपान, शिक्षा का तीसरा सोपान 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस अवस्था में अरस्तु का कहना है कि इस सोपान में बालकों को उस सरकार के स्वरूप अनुरूप प्रशिक्षण किया जाना चाहिए जिसकी अधीनता में उनको रहना है। कि अलग अलग नगर राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें थी, तो बच्चों को किस सरकार के अंतर्गत, किस व्यवस्था के अंतर्गत रहना है, ठीक इसी प्रकार का जो अध्ययन है उनको किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उनके जो मानसिक और शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक की जो स्थिति है इसे उसने दो भागों में बांट दिया पुनः, 14 से लेकर के 17 वर्ष और फिर 18 से लेकर के 21 वर्ष। 14 से लेकर के 17 वर्ष तक का जो काल है वो विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की जो बात करता है तो व्यायाम है, संगीत है, ये तो साथ साथ में था ही। व्यायाम, संगीत और अंक गणित है, रेखा गणित है, ये उसने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। व्यायाम था ही, व्यायाम के साथ साथ में संगीत जुड़ गया यहाँ पर, संगीत है, रेखा गणित है, रेखा गणित है, अंक गणित है, ये उसने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। अंक गणित है, विज्ञान है, इस विषय को उसने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था को उसने स्वीकार किया है। अरस्तु ने संगीत पर बल दिया है प्लेटो की भांति। अरस्तु मानता है कि संगीत के माध्यम से जो आत्मा है उस आत्मा के गुणों को जाना जा सकता है, और जब तक संगीत की शिक्षा नहीं मिलेगी आत्मा का पूर्ण विकास संभव नहीं है। अरस्तु ने 18 से लेकर के 21 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें सैनिक प्रशिक्षण, व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण को उसने माना है। तो इस आयु में व्यायाम बहुत अधिक मात्रा में वह बल देता है, सैनिक प्रशिक्षण 18 से 21 वर्ष तक। अरस्तु ने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रखकर मस्तिष्क और शरीर दोनों के विकास को स्वतंत्र और निर्बाध रखने पर जोर दिया है। जहाँ पर पढ़ने लिखने का कार्य होता है, पढ़ने लिखने का जो कार्य है, पढ़ना लिखना, इन सब को उसने सम्मिलित किया अपने पाठ्यक्रम में। दूसरा जो चरण है उसमें 18 से 21 में वह व्यायाम पर बहुत अधिक मात्रा पर बल देता है, सैनिक प्रशिक्षण पर बहुत अधिक बल देता है। उसका मानना है कि दोनों कार्य मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क का जो कार्य अलग अलग है। जब वह व्यायाम कर रहे होते हैं, सैनिक प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण, तो यहाँ पर केवल जो शरीर है वह कार्य करता है और इसमें मस्तिष्क कार्य करता है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, मस्तिष्क। तो एक ही समय में दोनों स्थितियाँ उपयोगी नहीं हैं, दोनों कार्य अलग अलग हैं। तो दोनों कार्य एक साथ नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना रहा है। तो अरस्तु ने अपनी शिक्षा सिद्धांत में जो बातें बताई हैं वह जिन बातों को हमारे सामने रखना चाहता है, एक ही वैज्ञानिक तरीके से उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था को 3 सोपानों में वर्गीकृत किया और उनको फिर उन जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही बच्चों को जो शिक्षा देने की बात को स्वीकार किया है, जिससे एक उचित और महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो व्यक्ति तक पहुंच सके, विद्यार्थी तक पहुंच सके। शिक्षा का पाठ्यक्रम यह बताता है कि अरस्तु अधिक भार नहीं डालना चाहता था, शिक्षा भार नहीं है, यह वह स्पष्ट करना चाहता है और क्रमशः जो शिक्षा है उस पर बल देता है। तो शिक्षा की जो उसने विशेषताएं बताई हैं, शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं के बारे में हम जानते हैं, अरस्तु ने जो बताई हैं। पहली विशेषता उसने बताई है कि शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण, राज्य का पूर्ण नियंत्रण। शिक्षा की जो बात है
शिक्षा किसका विषय होना चाहिए? राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो शिक्षा पर। सभी नागरिकों के लिए जो शिक्षा है वो उस शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त करता है। शिक्षा राज्य का दायित्व है, नियंत्रण तो हो ही हो उसका। जिस प्रकार से जो आइसोक्रेट्स वर्ग था यूनान में, सोफिस्ट वर्ग था, ये ट्यूशन वाले लोग थे और जिनके पास में जो धन होता था उस धन के बल पर ही वो उनको शिक्षा प्रदान करते थे। तो ये शिक्षा जो विषय है वह राज्य का विषय है। राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए उस पर, व्यक्ति का अधिकार न हो। शिक्षा राज्य का क्या है? दायित्व है। शिक्षा राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व है। न केवल नियंत्रण रखे शिक्षा व्यवस्था पर, बल्कि क्या है? शिक्षा राज्य का दायित्व है, उसका कर्तव्य है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध। अरस्तु ने व्यावसायिक शिक्षा का विरोध, शिक्षा का विरोध। अरस्तु ने कहीं पर भी व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन नहीं किया। हमने देखा अरस्तु ने अपने शिक्षा योजना में इसे सम्मिलित नहीं किया है। जो उद्योग धंधे हैं, अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्य जो व्यक्ति उसमें लगे होते हैं, नागरिकों में स्थान नहीं दिया है। वह व्यावसायिक प्रशिक्षण का अपनी शिक्षा योजना में किसी प्रकार से स्थान नहीं देता है। तो शिक्षा के जो मूलभूत विषय हैं उन पर बल दिया। शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल, विषयों पर बल। मूलभूत विषयों पर उसने बल दिया अपने पाठ्यक्रम में। शारीरिक प्रशिक्षण है, संगीत है, चित्रकला है, विज्ञान है, गणित है, इन सब को उसने सम्मिलित किया है। दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों को रखा। आत्मा का परिष्कार संगीत के माध्यम में हो सकता है, शरीर का जो उत्थान है वो व्यायाम के माध्यम से हो सकता है। तो व्यायाम को भी सम्मिलित किया उसने, संगीत को भी सम्मिलित किया, और व्यक्ति के लिए जो उचित शिक्षा व्यवस्था उस पर भी उसने बल दिया। तो वास्तव में शिक्षा का क्या है? एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक आधार भी वह प्रकट करता है। उसने शिक्षा विकास स्वाभाविक क्रम के अनुसार होना चाहिए। जन्म के बाद लगभग 7 वर्ष तक बच्चे को की जो शिक्षा है वो घर पर ही वह रखने के पक्ष में है। मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। उस मनोवैज्ञानिक आधार को भी वह स्वीकार करता है। तो शिक्षा की जो उसने अरस्तु के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत स्पष्ट किया गया, शिक्षा पर जो उसके विचार रखे गए, एक प्रक्रिया के द्वारा, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने समझाने का इसे प्रयत्न किया गया। वर्तमान समय में आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचनाएं की गई, सिद्धांत की आलोचना। तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख रूप से आलोचनाएं हुई? सबसे प्रमुख बात तो क्या है कि जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, व्यावसायिक शिक्षा का विरोध। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान समय पर हम कह सकते हैं जो तकनीकी शिक्षा है उस पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। प्राचीन काल में भी ऐसा निश्चित रूप से रहा होगा, लेकिन अरस्तु ने व्यावसायिक शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा को उसने स्वीकार नहीं किया है। शिक्षा को स्वीकार नहीं किया गया, कहीं पर उसने उसकी चर्चा नहीं की है, और इसी कारण से क्या है, इसकी आलोचना की जाती है। संगीत पर उसने बहुत बल दिया, संगीत पर अत्यधिक बल, संगीत पर बहुत अधिक बल दिया, पर अधिक बल। यह एक वैज्ञानिक विचारक है, आत्मा की बात करता है। आत्मा का जो परिष्कार है वो संगीत के द्वारा हो सकता है, जबकि प्लेटो जैसे व्यक्ति थे वो आदर्शवादी विद्वान थे, और आदर्शवादी होने के कारण उन्होंने आत्मा के तत्व को स्वीकार किया। अरस्तु एक वैज्ञानिक विचारक है, वह भी आत्मा पर बल देता है और वो मानता है कि संगीत के माध्यम से उसका परिष्कार किया जा सकता है, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई। साहित्य की उपेक्षा, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य की उपेक्षा। आलोचकों ने आलोचनाएं की हैं, यत्र तत्र जो आलोचनाएं मिलती हैं साहित्य की, इसके द्वारा उपेक्षा की गई। इसके साथ साथ में मानसिक और शारीरिक जो परिश्रम है उसको विरोधी माना। मानसिक
और शारीरिक परिश्रम को विरोधी माना। एक समय में एक कार्य हुआ, 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक का जो काल है वो उसने अध्ययन के लिए निश्चित किया था। 18 से 21 के लिए वह मानता है कि जो सैनिक प्रशिक्षण है और व्यायाम है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आज की शिक्षा व्यवस्था में मानते हैं कि सब साथ साथ चलता है, और ये आवश्यक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य नहीं करते हैं। दोनों एक समय पर कार्य करने में सक्षम हैं, लेकिन अरस्तु इसे स्वीकार नहीं करता है, तो ये विरोधी मानता है। तो ये आलोचकों ने इसकी आलोचना की, ऐसा कह करके देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो शिक्षा से वंचित, अधिकांश जो जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित, सबके लिए शिक्षा नहीं है, शिक्षा से वंचित। अरस्तु ने अलग से अपने विचार रखे हैं। नागरिकता पर उन्होंने अलग से विचार रखे। नागरिकता पर अरस्तु ने अलग से विचार दिए हैं। स्थान स्थान पर वह नागरिकों की शिक्षा की बात करता है। नागरिक उसके लिए वही है। नागरिक की परिभाषा अलग से हम नागरिकता पर अरस्तु के विचार पढ़ेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। नागरिक कौन है? नागरिक जो प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए हैं, जो न्यायिक सेवाओं में लगे हुए हैं, केवल वही नागरिक हैं। तो एक बहुत बड़ा, जब वह लिखता है कि नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, क्योंकि जो नागरिक उसके अनुसार से है वो बहुत कम हैं। और यहाँ पर यदि केवल वह नागरिकों की शिक्षा की बात करता है तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, 90% से ऊपर जो भाग है जनसंख्या का, वह शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाता है। शिक्षा पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण उसने बताया वो गलत है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने अपने इस शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य की जो अंतर्निहित जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, राज्य का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, एक उत्तम नागरिक राज्य के लिए किस प्रकार से तैयार हो सकते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारे को दर्शन करवाए। आलोचकों ने भले ही कितनी उसकी आलोचना की हो, हम कह सकते हैं कि आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का भी बड़ा महत्व है। मनुष्य की जो पैशाचिक जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, प्रकृति प्रदत्त जो गुण हैं, उन गुणों में भी किस प्रकार से उनको और अच्छा किया जा सकता है, व्यक्ति का दायित्व क्या है, वह राज्य के प्रति उसके कर्तव्य क्या हैं। तो ये सारी बातें, ये संपूर्ण बातें शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में परिविष्ट हो सकती हैं। अन्यथा तो जैसा अरस्तु ने लिखा है कि ये बड़ा खूंखार प्राणी है। धन्यवाद।